नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 की जो विभिन्न कार्य समूहों की बैठकें हुई वो अलग अलग शहरों में संपन्न हुई। इस बार G20 की 2 कार्य समूहों की बैठकें चेन्नई में ही संपन्न हुई हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक जहां चेन्नई में संपन्न हुई, वहीं भारत की अध्यक्षता में चौथी और आखिरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक भी चेन्नई में ही आयोजित की गई। आज के अंक में हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक को जब संबोधित किया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रभाव बहुत व्यापक और अपनी प्रकृति में परस्पर जुड़े हुए हैं और ये प्रभाव पहले से ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और पूरी धरती पर सभी को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रधान सचिव ने G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के महत्व को भी काफी रेखांकित किया और साथ ही साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण की तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तत्परता और तैयारियों की जरूरत पर जोर डाला। साथ ही आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को बेहद ही अहम बताया। Disaster resilient infrastructure, which is very important, because without making infrastructure disaster resilient, we'll have more loss of life, more loss of properties and assets, and of course the main areas of disaster recovery. So far we have been focusing preparedness for response, but the focus should also be on preparedness for recovery also, because we look at recovery only after a disaster happens, but we must be prepared well in advance. लेकिन भारत की क्या कुछ स्थिति है, हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर मोदी सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम किया है उसका असर हालिया महातूफान जो आया था बिपरजॉय, उसमें साफ तौर पर देखने को मिला। मोदी सरकार ने बीते सालों में जिस तरह से आपदा को लेकर एक बदले हुए दृष्टिकोण के साथ काम किया है, उसी के चलते जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य के साथ बिपरजॉय के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चेन्नई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी बैठक आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण जैसे कई अहम विषयों पर आधारित रही। DRRWG भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के तहत की गई एक पहल है। भारत की ये पहल आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडई फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का असर आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में साफ देखा गया है। मोदी सरकार ने भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। जहां पहले की सरकारों की अप्रोच आपदा के बाद राहत की होती थी, वहीं आज अप्रोच आपदा से पहले की तैयारियों से लेकर जीरो कैजुअलिटी की है। आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु भारत के प्रयास की बात करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता में रखा गया है। आइए एक नजर डालते हैं आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर भारत के प्रयासों पर। आपदा निधि वितरण के तहत पिछले 9 सालों में आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित राशि में 3 गुने की वृद्धि की गई है। आज एनडीआरएफ की टीमें 28 शहरों में रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर के रूप में काम कर रही हैं। वहीं आपदा मित्र योजना को 350 बहुत जोखिम वाले आपदा संभावित जिलों में लागू किया गया है, जिसका लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा युवा वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित कर स्थानीय सतर्कता को मजबूत करना है। वहीं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी CDRI की बात करें तो इसे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रस्तावित किया था। अन्य देशों को आपदा राहत देने में भारत की भूमिका बेहद अहम रही है। पड़ोसी पहले की कूटनीतिक नीति के तहत पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और अन्य कई देशों को द्विपक्षीय रूप से विदेशी मानवीय सहायता प्रदान की है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तहत जीरो कैजुअलिटी के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने साइक्लोन की तबाही को रोकने की तकनीक में भी बड़े सुधार किए हैं। इसके तहत 22 डॉपलर वेदर रेडार लगाए गए हैं। ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम की संख्या को बढ़ाकर 675 से 808 तक पहुंचाया गया है। 200 एग्रो AWS सिस्टम लगाए गए हैं। 2014 से पहले ऐसा एक भी सिस्टम नहीं था। 13 नए अपर एयर ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर डिजिटल करंट वेदर सिस्टम को भी 29 से बढ़ाकर 69 किया गया है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया गया है। इसके साथ ही देश में आपदा जोखिम में कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सूत्रीय एजेंडे की भी बड़ी भूमिका रही है, जिसके चलते आपदा के पहले की गई तैयारियों का असर तूफान बिपरजॉय के दौरान देखने को मिला, जब जान माल का कम से कम नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार आपदा को लेकर कितनी सजग है और क्या कुछ उसके लिए तैयारियां बीते वर्षों में की गई है। इस वक्त पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कमल किशोर जी हैं, जो कि सदस्य सचिव हैं NDMA के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और सबसे अच्छी बात यह है कमल सर के साथ कि ये खुद चूंकि सदस्य सचिव हैं, तो ये चेन्नई में जो मीटिंग हुई है उसमें वो खुद मौजूद भी था। आपने उस शॉर्ट्स में आपने देख भी रहे थे कि वो खुद मौजूद भी थे। कमल सर, जिन 5 प्रायोरिटी मुद्दे पे बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई हैं, ये तीसरी मीटिंग थी, उनमें जो सबसे पहला था वो था कि ग्लोबल कवरेज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। हम आपदा के आने से पहले की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उस पर हम क्या काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट के हवाले से आपके पास सवाल लेके आऊँगा। UN की ये रिपोर्ट है और UN की रिपोर्ट में ये कहा है कि विश्व में जितने भी देश हैं, और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि उन तमाम देशों में से सिर्फ आधे देशों के पास ही अर्ली वार्निंग सिस्टम है। एक तो ये आंकड़ा, और दूसरा ये कि अगर पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 1 in 3 पीपल मीन्स 3 में से 1 व्यक्ति अभी भी जो एक अर्ली वार्निंग सर्विसेज से कवर्ड होना चाहिए वो नहीं है। ऐसे में भारत जब इस G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इस विषय पर चर्चा कर रहा है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी, जब हमने दिसंबर में ये प्रस्ताव रखा सभी G20 सदस्यों के सामने कि हम एक नया वर्किंग ग्रुप या नया कार्य समूह लाएंगे आपदा प्रबंधन के विषय पर या आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विषय में, तो ये जो हमने 5 प्राथमिकताएं वहाँ पे सुझाई, उसमें सबसे पहली हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करना। 21वीं शताब्दी में ये बिल्कुल भी हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अभी भी अगर दुनिया में आपने 3 में से 1 बताया, अगर मैं सिर्फ साइक्लोन्स की बात करूं तो हर साल करीब 17 करोड़ लोग पूरे दुनिया में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर साइक्लोन का या चक्रवात का प्रभाव होता है। और इसमें से 100 करोड़ ऐसे हैं, 10 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास अर्ली वार्निंग है। करीब 7 ऐसे हैं जिनके पास रिलायबल अर्ली वार्निंग नहीं है। तो इसमें G20 सदस्यों की, बाकी विश्व के देशों की, भारत से काफी अपेक्षाएं हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बिपरजॉय के बारे में बताया कि कैसे जो भारत का अनुभव है वो हम और G20 सदस्यों तक पहुंचाएं और पूरे दुनिया तक पहुंचाएं, जिससे कि हम अगले 5 सालों में 100% कवरेज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का पूरे विश्व में हासिल कर सकें। आपने बिपरजॉय की बात की। बिपरजॉय को लेकर के जो हमारी तीसरी बैठक हुई चेन्नई में, उसमें सभी सदस्यों की बड़ी उत्सुकता थी। तो हमने वहां पर एक छोटी सी प्रदर्शनी का आयोजन किया था कि हम कैसे इसको जो जीरो कैजुअलिटी या शून्य मृत्यु दर जो हम हासिल कर पाए गुजरात में, वो हमने कैसे किया और इसको हम कैसे बड़े स्तर पे ले जा सकते हैं। अपने देश में ही नहीं, G20 के सभी सदस्य देशों में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में। लेकिन इसमें यह भी कमल सर बातें आती है कि अगर जैसा कि हमने कहा कि आधी दुनिया के पास इस तरह की सिस्टम है नहीं, 3 में से 1 लोग कवर नहीं है, ऐसे में खबर UN की तरफ से यह भी है कि जो अगर मान लिया जाए कि 24 घंटे पहले भी अगर जो देश कवर नहीं है, जिनके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, अगर वहां हम 24 घंटे पहले भी इस तरह की चेतावनी जारी कर दें तो जो नुकसान होता है उस नुकसान में हम 30% की कमी ला सकते हैं। जी बिल्कुल सही। ये जो UN की रिपोर्ट जो जिसका
हवाला दे रहे हैं एकदम सही बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी प्रणालियाँ हैं जिसको हर एक देश एकदम जीरो से विकसित करे, ये करने की अभी आवश्यकता नहीं है जी। हमारी अपना जो मौसम विभाग है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो अरब सागर के आसपास के देश हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, उनके उन सभी देशों के जो मौसम विभाग हैं उनके साथ सहयोग करता है और हमारी जो कैपेसिटी है हम उनके साथ साझा करते हैं। तो ये बिल्कुल संभव है आज के समय में कि हम 24 घंटे क्या 48 घंटे पहले तक भी अर्ली वार्निंग लोगों तक पहुंचा सके किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो या कम विकसित देश हो। इसमें एक तारीफ तो मुझे से करनी होगी आप लोगों की भी और मौसम विभाग की भी। हमने देखा कि जो उनके डीजी एम महापात्रा हैं उनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सटीक जानकारी देते हैं, लोगों को पहले से चेता देते हैं। और देखिए जो कैजुअलिटी जो पहले हुआ करती थी उसमें बिल्कुल भी कमी आ गई। ये तो भारत के लिहाज से कहा जाए तो हमारी तकनीक है, हालांकि उसमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम में, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप $800 जो अमेरिकी डॉलर है उसको अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कम 3 से 16 बिलियन डॉलर एनुअली जो लॉसेस होते हैं उसको कम किया जा सकता है। भारत के हिसाब से भी यहाँ पे भी हम जानते हैं कि पहले बहुत सारे लॉसेस हुआ करते थे, लेकिन अब अर्ली वार्निंग सिस्टम होने की वजह से इसमें ड्रास्टिकली बहुत कमी आई है जान माल के नुकसान में। जी बिल्कुल, अगर आपने जैसा कहा कि अगर हम प्रिपेयर्डनेस में और अर्ली वार्निंग में ₹1 लगाएं आज की डेट में, तो उसका आगे मिलकर हमको ₹4 का लाभ मिलने वाला है। जो अभी आपने बताया कि जो सरकार की जो पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार का जोर रहा है वो प्रतिक्रिया पे नहीं है, वो तैयारी पर है कि हम तैयारी रखें जिससे कि कोई डिजास्टर आए तो हमको वो अचंभित ना करे। हम कहने का मतलब कि प्री डिजास्टर की बात जी कह रहे हैं। बिल्कुल, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर हमें पहले से तैयार। और जो आप मौसम विभाग की जो पूर्व चेतावनी की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि पहले जब पूर्व चेतावनी आती थी तो सिर्फ वो वैज्ञानिक तरीके की या साइंटिफिक रूप में होती थी, लेकिन अभी जो आती है मौसम विभाग एक नई टर्म इस्तेमाल करता है, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग। हम सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि कितनी तेज हवा चलने वाली है, कितनी स्टॉर्म सर्ज आने वाली है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ताकि लोग उसको समझ सकें। एग्रीकल्चर तीन चीजें हैं। देखिए, हमारी जो पूर्व चेतावनी है वो समझ में आनी चाहिए और वो उपयोगी होनी चाहिए और वो एकदम एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजें जो हमने जो बड़ा सुधार किया है पिछले सालों में, उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा जो हमने जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य हासिल किया गुजरात में अभी पिछले महीने, उसमें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ मौसम विभाग की तैयारी है, दूसरी तरफ हमारा जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सब मिल करके एक चेन जो पूरी काम करती है, एंड टू एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो काफी उसमें सुधार आया है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी लेवल पे, समुदाय के स्तर पे बहुत ही ज्यादा जागरूकता बढ़ी है और वहां पे लोग ऑर्गेनाइज होकर खुद से रिस्पॉन्स करते हैं। जो हम पिछले कई सालों से अभी नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम है। इसके तहत तटीय इलाकों में हमने अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ करते करते उसके साथ साथ साइक्लोन शेल्टर बनाए हैं, मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर। ये साइक्लोन शेल्टर सरकार ने बनाए जरूर हैं, लेकिन ये कम्युनिटीज को दिए गए हैं। इसका जो संचालन है वो कम्युनिटी, वो गांव करती है। तो इससे जो सशक्तिकरण जो समुदाय के स्तर पे, गांव के स्तर के पर, कस्बे के स्तर पे हुआ, उसका प्रभाव यह है कि जब हम
पूर्व चेतावनी देते हैं तो उसका रिस्पांस बहुत इफेक्टिव होता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं। लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कमल सर, तो आपसे हम जानेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत में और वैश्विक स्तर पर क्या है, और जो चूंकि लगातार फाइनेंस, पीके मिश्रा की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने फाइनेंस की बात कही, जो क्लाइमेट फाइनेंस है और जो इसको लेकर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर जो फाइनेंस की जरूरत होनी चाहिए वो इस वक्त कैसी है पूरे वैश्विक स्तर पर। हम इस विषय पर, तमाम विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर जो तीसरी बैठक हुई है चेन्नई में, उसको लेकर, और 5 प्रायोरिटी एरिया जिसमें तय किए गए थे। हमने एक विषय पर बातचीत की। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था वो ये था कि डिजास्टर रेजिलिएंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। कमल सर, एक बार फिर से मैं आंकड़ों के जरिए आपके पास आना चाहूंगा। UN की ही रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया कि 2016 से लेकर 2040 तक जितने पैसे की जरूरत है उन पैसों की बात की गई है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पूरे वैश्विक स्तर पर $3.7 ट्रिलियन पर ईयर की जरूरत है। तो मेरा सवाल कि भारत स्थिति में कहां है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, और ग्लोबली इतने पैसे आएंगे कहां से, क्या है कि वो ग्लोबली हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएं? देखिए, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने आंकड़े दिए कि 3.7 ट्रिलियन पर ईयर ये पूरे विश्व की ज़रूरत है जी। और इसमें एक जो इसका बड़ा अनुपात है, बड़ा प्रोपोर्शन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हमारे देश में बनेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगले 20 सालों में जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो पिछले 200 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उससे ज़्यादा होगा। और ये पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि हम ये ऐसे समय में बना रहे हैं जबकि जलवायु परिवर्तन से और अन्य तरह की आपदाओं से, शहरीकरण से, पर्यावरण की जो चुनौतियां आ रही हैं उनकी वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं इसको अलग अलग की तरह की आपदाओं को झेलना होगा। कुछ इनमें से कुछ का अनुमान हम अभी लगा सकते हैं, कुछ का हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस साल गर्मी में कितने देश हैं जहां पे इतनी जबरदस्त ग्रीष्म लहर चल रही है। दिल्ली में से इतनी बारिश हुई है, दिल्ली में इतनी बारिश हुई है, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। तो दिल्ली में जो हमने यमुना के तट पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो जो हमारा ऐतिहासिक हाईएस्ट फ्लड लेवल था वो तो पार कर चुका है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की परिकल्पना करें, उसकी योजना बनाएं, तो उसका भविष्य को देखते हुए बनाएं और हमारे स्टैंडर्ड्स आज के लिए नहीं भविष्य के लिए तैयार होने चाहिए कि भविष्य में कैसी आपदाएं आ सकती हैं, किस तरह की आपदाएं जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं भविष्य में आ सकती हैं, उससे हम कैसे निपटेंगे। और ये जो समस्या है ये सिर्फ विकसित देश, विकासशील देशों की नहीं है, ये विकसित देशों को भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि विकसित देश में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 100 साल पुराना है उसको अभी उनको नया बनाने की जरूरत है, उनके पास भी यही चैलेंज है और हमारे पास भी यही चैलेंज है। तो इसमें हम कैसे मिलकर के काम करें जिससे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य में होने वाली आपदाओं से, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा सके। ठीक है। जो अगला सर, चूंकि समय की कमी है, जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि फाइनेंस को लेकर कि उसका फ्रेमवर्क क्या होगा जब हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं।
किस तरह की फ्रेमवर्क की चर्चाएं हुई भारत को लेकर और वैश्विक स्तर को लेकर? देखिए, जैसा कि आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया, पैसे तो बहुत चाहिए होंगे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, आपने शुरू में बताया कि प्रोएक्टिव अप्रोच हमारे देश में हमारी सरकार ने लाई है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। अभी पिछले 3 सालों में हमने मिटिगेशन फंड बनाया है, जिसमें अगर डॉलर फिगर्स की बात करें जी, तो $6 बिलियन भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवंटित किए हैं। ओके। ये जो पैसा है, ये रिस्पांस का पैसा नहीं है, बजटरी एलोकेशन है, ये पहले है। ओके। तो और ये उदाहरण जो है पूरी दुनिया के सामने है। विकसित देशों में भी इस तरह का जो आपदा न्यूनीकरण के लिए जो आवंटन है वो नहीं होता है। तो अधिकतर पैसा रिस्पांस के लिए, आपदा आए उसके बाद हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे उसके लिए आवंटित किया जाता है। तो कैसे, जब आपदाओं का स्वरूप बदल रहा है, आपदाओं की संख्या बदल रही है, तीव्रता बढ़ रही है, तो क्या एक वित्तीय ढांचा हो जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को और सुदृढ़ करे, और उसमें हम G20 के देशों से क्या सीख सकते हैं, हमारे अनुभव से वो क्या सीख सकते हैं। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की और इस चीज की काफी सराहना की गई कि इस बारे में G20 देशों ने, कभी G20 देश जो हैं अन्य वित्तीय मामलों पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आपदा न्यूनीकरण के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तीय ढांचा क्या हो, ये बात हम पहली बार G20 प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। और इसलिए भी ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ग्लोबल साउथ के ऐसे कंट्रीज जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं, समुद्र के किनारे हैं, इंडोनेशिया है और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर क्लाइमेट चेंज का हो रहा है तो उनके ऊपर हो रहा है, और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तो ये कहीं सबमर्ज न हो जाए समुद्र के अंदर। और हम देखते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अभी भी जो रोल या जो एक प्रोएक्टिव रोल डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्ले करना चाहिए था वो इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब G20 की मीटिंग हुई है, आप भी उस मीटिंग में थे, फाइनेंस, पैसा, वित्त कहाँ से आएगा, कैसे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं जो जिनके पास पैसे की कमी है, कौन उन्हें फाइनेंस करेगा, कौन उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देगा? जी, इसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये है कि सभी देशों को पहले अपने देश के लिए एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अच्छा ढांचा बनाना होगा, जिससे हम आपदा जोखिम न्यूनीकरण की, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की सभी जरूरतों को पूरा कर सके, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं। और दूसरी बात यह है कि विकसित देशों ने यह वादा किया है कि हम विकासशील देशों की मदद करेंगे, खास करके स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स, जो छोटे द्वीपीय राज्य हैं, कम विकसित देश जिसको अंग्रेजी में लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, और LLDC लैंडलॉक कंट्री, जिनको जो देश जिनका समुद्र से कोई तट नहीं है और विकासशील है। तो इनकी मदद करने के लिए विकसित देशों ने वादा किया है समय समय पर, उन वादों को पूरा करना चाहिए। इस संबंध में भारत आगे बढ़ के बहुत अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, भी कर रहा है। 2021 में ग्लासगो में जब प्रधानमंत्री जी COP26 में गए थे, तो उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, जमैका, मॉरिशस और फिजी के प्रधानमंत्री के साथ 6 प्रधानमंत्रियों ने भारत के नेतृत्व में आकर के एक नए प्रोग्राम की घोषणा की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो भारत ने तो और देशों के साथ मिलकर ऑलरेडी एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि कैसे हम शुरू करें, लेकिन इसमें सभी देशों को जुड़ना होगा, खास करके G20 के देशों को, और जो हमने वादा किया है उसको पूरा करना होगा। ठीक है, इन देशों के प्रति। ठीक है। आखिर में सर, जो इस पूरे मीटिंग में जो आखिरी बिंदु था वो ये था कि इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए। भारत की जो एक पद्धति रही है, पारंपरिक पद्धति की, हम पर्यावरण की पूजा करते हैं, इन तमाम चीज़ों को करते हैं, लेकिन इको बेस्ड सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अभी जब बजट की घोषणा हुई इस साल की, तो वित्त मंत्री जी ने एक मैंग्रोव मिशन की घोषणा की। तो हम हमारे जो तटीय इलाके हैं उसमें हम जो मैंग्रोव जहाँ पे हैं उनका संरक्षण करना चाहते हैं। जहाँ पे मैंग्रोव्स को कुछ क्षति हुई है उनको फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पे ध्यान देना चाहते हैं। और ये सब जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी उपयोगी है। बिल्कुल, क्योंकि
अगर हमारे तटों पे हमारे मैनग्रोव सुरक्षित रहेंगे तो साइक्लोन्स आएंगे उसका या impact कम सुनामी से कम हो आएंगे तो पाएगा। उसका इम्पैक्ट कम होगा। बिल्कुल। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी जिसमें मुझे अभी आंकड़े याद नहीं है, कई हजारों में जो जलाशय हैं गांव-गांव के अमृत स्तर पे, सरोवर। अमृत सरोवर, जी। उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए। तो ये सब जो है इकोसिस्टम हर जिले में 75 अमृत सरोवर की उन्होंने जी बात की है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक जो हमारे उपाय हैं, अगर हम ये करें, हर एक जिले में अगर ऐसे हो, हम जलाशयों को पुनर्जीवित करें, उनका संरक्षण करें, तो जब बाढ़ आएगी, अधिक पानी होगा तो वो तो उस absorb पानी कर को लेगा। होल्ड करेंगे, बिल्कुल। नीचे जमीन के अंदर जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करेंगे। ठीक। तो ये इस चीज को हम G20 के पटल पर भी लेकर चलिए, आए। तो ये कुछ अहम बातें हुई। उम्मीद करें कि जिस तरह से भारत एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है, जो विकसित देश हैं वो पैसे के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, जो जिस बात का जिक्र कमल जी कर रहे थे कि चाहे वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हों, ग्लोबल साउथ के जो गरीब मुल्क हैं, उनकी वो मदद कर सके। क्योंकि जब जो आने वाले दिनों में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो चीज़ें बदल रही हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है। क्या वो इम्पैक्ट होगा हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन हमें अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। इन तमाम विषयों पर चेन्नई में जो मीटिंग हुई थी उसमें बातचीत हुई, उसमें कमल सर खुद भी मौजूद थे। सर, समय इतना ही है आज के इस कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। G20 से जुड़ी हुई है। भारत की अध्यक्षता में चौथी और आखिरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित की गई। यहां G20 देशों के जलवायु मंत्रियों ने एक स्थायी और लचीली महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की है। तो इसके साथ ही G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।